नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। कुछ करंट आर्टिकल्स है, हम सोचे कि आपके साथ भी शेयर करते हैं। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर कीजिएगा ताकि दूसरे लोगों को भी कुछ जानकारी प्राप्त हो सके। तो इसमें देखा जाए दोस्तों, कोरोना के बाद कैसी होगी दुनिया, कोविड-19 का वर्तमान और भविष्य पर प्रभाव, कोरोना महामारी के बाद सामाजिक व्यवहार में किस तरह का बदलाव देखने को मिलेगा। दूसरा है ग्लोबल इकोनॉमी पर कोरोना महामारी का क्या प्रभाव है। तीसरा है शिक्षा या सीखने पर आधारित क्षेत्र पर कोविड-19 का वैश्विक प्रभाव। और चौथा है क्या भविष्य में टेक्नोलॉजी पर निर्भरता बेहद तेज़ी से बढ़ेगी। पाँचवा है कोविड-19 महामारी के बाद क्या स्वास्थ्य सुविधाएं जनता के लिए बड़ा मुद्दा बनेगी। छठा है कोविड-19 के दौरान WTO और संयुक्त राष्ट्र की भूमिका पर सवाल, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एंड संयुक्त राष्ट्र। सातवां कोरोना महामारी के बाद क्या वैश्वीकरण पर संरक्षणवाद हावी होगा। और आठवां प्रधानमंत्री मोदी का AEIOU कंसेस्ट। और नौवां क्या हमें कोरोना के साथ जीना सीखना होगा। आज देखिए अगला देखिए दोस्तों, आज पूरी दुनिया कोरोना वायरस जैसे अदृश्य दुश्मन से लड़ाई लड़ रही है। देर सवेर दुनिया कोरोना के खिलाफ जारी लड़ाई जरूर जीत लेगी, लेकिन इसके बाद हमारी दुनिया पहले जैसे नहीं होगी। भविष्य को लेकर इस अनिश्चितता के भरे माहौल में कई सवाल मन में उमड़ घुमर रहे हैं। कोरोना महामारी के शिकस्त देने के बाद दुनिया कैसी होगी, कामकाज के तौर तरीके कैसे होंगे, लोगों की जीवन शैली में क्या बदलाव आएंगे, इस महामारी के बाद किस तरह का समाज उभरेगा, देश दुनिया की अर्थव्यवस्था, रोजगार, उद्योग, परिवहन व्यवस्था का क्या स्वरूप होगा, क्या दुनिया के देशों में आपसी एकजुटता बढ़ेगी या एक दूसरे से दूरी बढ़ेगी, क्या आने वाले वक्त में ग्लोबलाइजेशन यानी वैश्वीकरण की परिभाषा बदलने जा रही है। ये तो हमको तो लगता है डाउट है दोस्तों, क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति बोलते हैं कि अमेरिका अमेरिकियों के लिए है, यानी अमेरिका अमेरिकियों के लिए, मतलब फर्स्ट वहाँ के लोगों के लिए ही होगा। क्या ग्लोबलाइजेशन का वर्तमान स्वरूप भविष्य में अपने मूल स्वरूप को खो देगा। खो भी सकता, कोई बड़ा बात नहीं दोस्तों, क्योंकि जानते हैं दोस्तों अमेरिका और चीन के बीच जो भी वस्तुओं के बीच में जो ट्रेड वार हुआ था, आपको जग जाहिर है दोनों देश ने एक दूसरे के ऊपर टैक्स के रेट को बहुत ज़्यादा इजाफा किया था ताकि वे अपने लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार दे सकें। ये वो सवाल है जिनका जवाब हमें तलाशने का प्रयास करना होगा। ड्यूरिंग कोरोना लाइफ एंड लिबर्टी आर नेचुरल राइट्स ऑफ ह्यूमन बींग, बट नाउ ए डे बोथ आर इन थ्रेड. Invisible enemy compelled us to lock in home. You cannot go outside even for essential work. What to do is according to guideline of government. So where is liberty and where is life? Psychologically, it's now threatened. Everyone, everywhere talk and now news about corona, which low or demotivated us. We have a stranger fear always in mind that myself or our close well-wisher infected. As we know, everything is our attitude. So in these days, our attitude and aptitude is skeptic or not much positive. We have to know मन के हारे हार, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत. So psychological victory is must. सेल्फ डिसिप्लिन इज इम्पॉर्टेंट ड्यूरिंग कोरोना. फिजिकल डिस्टेंसिंग, हैंड वॉश, सैनिटाइजेशन, यानी कि आप सेल्फ डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों. और हैंड वॉश, सैनिटाइजेशन एंड फिजिकल डिस्टेंसिंग यानी कि 2 गज की दूरी, क्योंकि ये आपके जीवन का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट हो चुका है, समझ लीजिए दोस्तों. बहुत जरूरी. पहले के ज़माने में दोस्तों कोई मेहमान लोग आते थे घर पर, तो पहले उनका हाथ पैर को धुलाया जाता था, तभी जाकर वो घरों में प्रवेश करते थे. लेकिन धीरे धीरे इस व्यस्त भरी जीवन लाइफ में इंसान वो चीज़ को धीरे खो चुका है. तो प्रकृति कहीं न कहीं इंसानों से कह रही है कि आप फिर से उस दौर को अपनाइए. उस दौर कहीं न कहीं उस दौर बहुत अच्छा ही था. लोगों को सफाई पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता था, बट आपके दौर में पहले जैसा नहीं रहा दोस्तों, क्योंकि हर एक इंसान गतिशील हो चुका है. सब रोज़गार के चक्कर में एक जगह से दूसरे जगह स्थानांतरण पलायन करने में लगे हुए हैं. तो धीरे जो सभ्यता थी, जो पुरानी कल्चर था, जो रीति रिवाज था, वो धीरे नष्ट हो चुका है. तो ज़रूरत है दोस्तों फिर से उस दौर को याद करने का और उस दौर से कुछ सीखने का और उसको वर्तमान समय में उसको इम्प्लीमेंट करने का. सीखने से नहीं, उसको वर्तमान में इम्प्लीमेंट कीजिए. लोग पहले के ज़माने में गुरुकुल था, गुरुकुल में बच्चों को एक अच्छे तरीके से शिक्षा दिया जाता था. आज के दौर में वो ऐसा नहीं है, बहुत ही कम ही बचा है. लोग पहले ज़मीन पर बैठ के खाते थे. आज के दौर में आप जानते ही हैं, कहीं तो 10% लोग ही खाते होंगे, लेकिन 70 से 80% लोग आज के दिन में टेबल कुर्सी पर बैठ के ही खाना खाते हैं.
तो कहीं ना कहीं वो धीरे धीरे जो रीति रिवाज था, जो परंपरा थी, वो धीरे धीरे कहीं न कहीं आज के इस 21वीं शताब्दी के दौर में बहुत पीछे छूट चुका है। तो ज़रूरत है उस पर ध्यान देने की। चौथा है दोस्तों, इकोनॉमी एंड सोशल एक्टिविटीज़ आर बीइंग फेसिंग मल्टीफोल्ड चैलेंज एंड इट्स वेरी क्लियर दैट बोथ आर बैकबोन ऑफ ह्यूमन लाइफ। इकोनॉमी एंड सोशल एक्टिविटीज़ जो है दोस्तों ह्यूमन का बैकबोन है जीवन के लिए। नो वन कैन थिंक गुड लाइफ विदाउट दीज एन एग्जाम्पल टिल नाउ। नो बी इंजॉय पार्टी बिंग विथ फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, traveling and enjoy outside, but with corona all be lost and compelled to live with many restrictions। अगला देखा जाए दोस्तों, कोरोना महामारी के बाद सामाजिक व्यवहार में किस तरह का बदलाव देखने को मिलेगा। तो कोविड-19 के वैश्विक प्रसार के पश्चात हमें साफ सफाई का अहमियत समझ में आ गई दोस्तों। स्वच्छता, जो कि देश के प्रधानमंत्री ने चलाया था स्वच्छता अभियान, जानते ही पूरे देश में स्वच्छता की एक लहर दौर चली थी, और जो हमारे देश के राष्ट्रपिता भी बात को पहले ही कह चुके हैं, स्वच्छता को बनाए रखिए। वे तो महात्मा गांधी तो जो देश के राष्ट्रपिता थे, वो यहाँ तक कि वो टॉयलेट को खुद ही साफ़ करते थे। वो स्वच्छता के प्रति उनका कितना जोर था कि देश के लोग स्वच्छता को बनाए रखें, क्योंकि जहाँ स्वच्छता नहीं वहाँ गंदगी है, जहाँ गंदगी है तो वहाँ लक्ष्मी नहीं है, वहाँ स्वास्थ्य नहीं है, कई तरह की बीमारी वहाँ फैलेगी दोस्तों। कोविड-19 के वैश्विक प्रसार के पश्चात हमें साफ सफाई की अहमियत समझ में आ गई। यह बात तो तय है कि स्वच्छता और स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता लंबे समय तक बनी रहेगी। संभवतः यह एक आदत में शुमार हो जाए और पूरी दुनिया के लोगों के लिए सैनिटाइजर, मास्क, ग्लव्स व्यक्तिगत साजो सामान हो जाए। स्वच्छता सरकार के कर्तव्यों की सूची से बाहर व्यक्तिगत रुचि का विषय बन जाए। सामान्यतः हम जब किसी व्यक्ति से मिलते हैं तो हाथ मिलाते हैं, फिर कोई ज़्यादा करीबी होता है तो उसे गले से लगाते हैं। लेकिन कोरोना फैलने के बाद मेल मिलाप का तरीका बदल गया है और उम्मीद है कि कोरोना खत्म होने के बाद भी जारी रहेगा। कोरोना खत्म होने के बाद भी लोग एक दूसरे से हाथ मिलाएंगे, हाथ मिलाने से कतराएंगे। ऐसे में मिलने का तरीका शुरुआत से ही नमस्ते ही होगा। अब तो जानते ही दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति ने भी अब, क्योंकि अमेरिका में तो हैंडशेक होता है, अब भारत का जो संस्कृति है उसको, कल्चर को अमेरिका के राष्ट्रपति भी अब नमस्ते ही करने लगे हैं अपने अधिकारियों के साथ। दूसरा है दोस्तों, तो आप समझ सकते हैं कि भारत की जो संस्कृति थी, कल्चर था, वो कितना इम्पोर्टेंट था। आज के डेट में भी इसको याद किया जा रहा है। दूसरा देखिए दोस्तों, पारिवारिक रिश्तों में मजबूती। कोविड-19 की वजह से लॉकडाउन में लोगों के पारिवारिक रिश्ते को भी मजबूत किया है। ये बात तो सही है। जो मन मुटाव था, जो एक दूसरे से बात नहीं करते थे, क्योंकि एक जगह रहना था, बाहर तो सब पूरा देश में लॉकडाउन था, घर से बाहर जाना नहीं था, तो एक आपसी जो पारिवारिक रिश्ता होता है दोस्तों, वो एक कहीं न कहीं उसको भी मजबूती मिला है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि जो लोग कल तक परिवार से दूर भाग रहे थे, आज उन्हें भी आज परिवार की याद आ रही है। लॉकडाउन की वजह से लोगों को अपने बच्चों और परिवारों के साथ वक्त बिताने का मौका मिला है, जिसका सुखद परिणाम भविष्य में देखने को मिलेगा। कोरोना खत्म होने के बाद लोगों के पारिवारिक रिश्तों में मजबूती देखने को मिलेगी। आप देख ही रहेंगे दोस्तों, लोग तो यहाँ प्रवासी मजदूर से लोग साइकिल से आ गए। एक बच्ची थी जो दिल्ली से गुड़गांव से, जो दिल्ली में उसके पिताजी बैटरी वाला रिक्शा चलाते थे और उनका रिक्शा एक्सीडेंट हो गया था। तो एक बेटी थी जिसका घर की दरभंगा है, वो अपने पिता को दिल्ली से 800 किलोमीटर बाई साइकिल से चला करके, जो आप सोच सकते हैं, एक लड़की 16 साल की लड़की है, 16 या 14 या 16 साल की लड़की है, तो वो अपने पिताजी को साइकिल से बैठा करके दिल्ली से बाई रोड गुड़गांव दरभंगा लेकर के आई। तो आप सोच सकते हैं दोस्तों, बहुत ही काबिल तारीफ़ है। घर क्या होता है, लोग पैदल ही अपने घरों की ओर चल पड़े। हाल ही में एक जमशेदपुर से थी, मुंबई में एक माँ काम करती थी, उनका नौकरी वहाँ चला गया लॉकडाउन की वजह से। तो 1400-1600 किलोमीटर की दूरी तय करके मुंबई से बाय स्कूटी अपने बेटे से मिलने, अपने पति से मिलने के लिए स्कूटी से 4-5 दिन की यात्रा करके वो मुंबई जमशेदपुर पहुँची हैं। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, आए दिन आप पेपर में भी पढ़ रहे होंगे परिवार कितना महत्व होता है। घर जाने के लिए लोग किस तरह से प्रवासी मजदूर बेचैन थे, किसी तरीके से वो घर जाना चाह रहे थे, कहीं छिप करके, कहीं ट्रेन में चढ़ करके, या कोई माल ढोने वाला गाड़ी है उस पर चढ़ करके लोग जाने के लिए एकदम पैदल ही चल दिए। रात भूखे प्यासे लोग जा रहे हैं अपने। तो परिवार क्या होता है, इनका इम्पोर्टेंस आज के दिनों में लोगों को समझ में आ गया होगा, घर क्या होता है। अगला देखिए दोस्तों, वर्क फ्रॉम होम का चलन। वर्क फ्रॉम होम दोस्तों आप जानते हैं कि कोरोना वायरस के चलते लोग घर में ही रह करके काम करना पसंद कर रहे हैं, और कंपनी भी लोगों को ऑफ़र कर रही ताकि उनको भी इकोनॉमिक दृष्टिकोण से कंपनी को भी फ़ायदा हो रहा है कि उनको ऑफिस नहीं लेना पड़ रहा है। ऑफिस आने के लिए अब लोगों को इससे पर्यावरण को प्रदूषण से नुकसान होने से बचाया जा रहा है, क्योंकि लोग अगर ऑफिस आते हैं तो गाड़ी से आते हैं,
बाइक से आते हैं, 4 व्हीलर से आते हैं, तो इससे प्रदूषण होता है। आप घर में बैठे बैठे वो काम कर रहे हैं तो इससे भी पर्यावरण को भी फ़ायदा हो रहा है, कंपनी को भी फ़ायदा हो रहा है। और कोरोना वायरस का प्रसार इससे लोग की सेफ्टी के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। कुछ दिन पहले एक रिपोर्ट आई थी कि जिसमें अनुमान लगाया गया था कि लॉकडाउन खत्म होने के बाद भी कई कंपनियां वर्क फ्रॉम होम के लिए राजी है। लॉकडाउन खत्म होने के बाद वर्क फ्रॉम होम, घर से ऑफिस का काम एक ट्रेंड बन सकता है, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम की स्थिति में कर्मचारी के लिए ऑफिस में कोई सेटअप की ज़रूरत नहीं। इसका अलावा बिजली पानी जैसा अन्य खर्च भी नहीं है। कई ऐसी कंपनियां पहले से वर्क फ्रॉम होम की सुविधा दे रही है। भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों से जाने से परहेज, हाँ दोस्तों, क्योंकि इसमें तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, तो लोग अब भीड़ भाड़ वाले इलाके पर जाने से परहेज कर रहे हैं, क्योंकि कोरोना संक्रमण का फैलने का खतरा है। लोगों की सबसे पहले जान की ज़रूरत है। देश के प्रधानमंत्री भी कह चुके हैं, जान है तो जहान है। और देखिए इसमें क्या है दोस्तों, लॉकडाउन के बाद इसकी पूरी संभावना है कि लोग भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाने से उसी तरह से परहेज करेंगे जिस तरह से लॉकडाउन में कर रहे थे। बाज़ार, मॉल और मेले में भी लोग जाएंगे, लेकिन एक दूसरे से एक तय दूरी का जरूर ख्याल रखेंगे। वैसे भी भीड़ भाड़ वाले इलाके से दूर रहना कोई बुरी बात नहीं है। हालांकि कोविड-19 महामारी के बाद भी मनुष्य की सामाजिकता में आमूलचूल बदलाव नहीं होगा। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और रहेगा। जीवन शैली में इसमें बदलाव आया है दोस्तों। बहुत से लोग जब पीछे मुड़कर देखेंगे तो पाएंगे उनके जीवन की कई चीज़ें बदल गई। हमारे जीवन में बहुत कुछ आदतन है और हमारी आदतें हमें काम करने में, हमारे परिवार की देखभाल करने में, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में काफ़ी प्रभावी तरीके से मदद करता है। इस व्यवस्था को जब झटका लगता है तो हमारी आदतें बदल जाती है और लोगों के काम करने एवं आने जाने का तौर तरीके बदल जाते हैं। रोज़मर्रा की दिनचर्या और उनके जीवन की लय बदल जाती है और खाने पीने और अपने परिवार के साथ संवाद करने के तरीके बदल जाते हैं। जब लोग चीज़ों के अलग तरीके से करने को मजबूर होते हैं तो नई आदतें जन्म लेने लगती है। सामाजिक मेल मिलाप सीमित होंगे। आने वाले समय में हम कार्यस्थल पर, स्कूलों में और सार्वजनिक जगहों पर किस तरह के व्यवहार करेंगे, यहाँ तक कि बच्चे मिलकर कैसे खेलेंगे, ये आने वाले समय में अलग होगा। कोरोना वायरस के कारण सामाजिक ताने बाने में जो दरारें आएगी उनकी दूर नहीं किया जा सकेगा। अगला है दोस्तों, ग्लोबल इकोनॉमी पर कोरोना महामारी का क्या प्रभाव पड़ेगा। बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा दोस्तों। जो आप जान ही रहे हैं, टूरिज्म सेक्टर एक तरह से चरमरा चुका है। दूसरा दोस्तों, फैक्ट्री उद्योग वगैरह सब बंद, इससे लोगों को रोज़गार नहीं मिला है। रोज़गार उनका ख़त्म हो गया है तो उनके पास पैसा नहीं है। पैसा नहीं तो वो सामान नहीं खरीद पाएंगे। तो सामान नहीं खरीदेगा तो कंपनी का सामान बिकेगा नहीं। कंपनी का सामान बिकेगा नहीं तो कंपनी के पास पैसा नहीं आएगा। कंपनी के पास पैसा नहीं आएगा तो वो अपने स्टाफ को, अपने अधिकारियों को वेतन कहाँ से देंगे दोस्तों। तो स्वाभाविक है दोस्तों, ग्लोबल इकोनॉमी पर कोरोना महामारी का प्रभाव निश्चित रूप से पड़ेगा। इसमें देखिए दोस्तों क्या है, अक्टांड के मुताबिक पिछले साल वैश्विक विकास दर 2.9% थी, जो वैसे ही बहुत कम थी, लेकिन इस साल यह 2% से नीचे गिर सकती है। वैश्विक मंदी अब निश्चित है। कोरोना वायरस महामारी के कारण त्रासद मानवीय परिणामों के अलावा इसने आर्थिक अनिश्चितता को भी बढ़ावा दिया है, इसके कारण वैश्विक अर्थव्यवस्था को 2020 में $1 ट्रिलियन का झटका लगेगा। अक्टांड का माना था कि भारत को कोरोना वायरस के प्रकोप के कारण $348 मिलियन का व्यापार घाटा होगा। भारत के प्रधानमंत्री तो कहे थे कि 2024 तक भारत को $5 ट्रिलियन का इकोनॉमी बनाना है, लेकिन अब इससे तो भारत आप जान ही रहे हैं, कोरोना वायरस के चलते ये पूरा होने वाला नहीं है। बहुत कम ही उम्मीद लग रहा है। कोरोना वायरस महामारी का दुनिया भर में लगभग 25 मिलियन लोग नौकरी पर गाज गिरी, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समन्वित नीति की मदद से इस वैश्विक बेरोजगारी को असर को कम करने में मदद मिलेगी। यूनाइटेड स्टेट्स की चीन पर अति निर्भरता है। बहुत से लोग यह नहीं समझते कि अभी हमारी दुनिया अर्थव्यवस्था के साथ क्यों हो रहा है। अक्सर कंपनियां सभी सामानों में 90% सामान चीन में तेल से उत्पन्न पदार्थों जैसे प्लास्टिक और पॉलिस्टर से बनाए जाते थे। हम जल्दी देखेंगे कि जूते की अलमारियां खाली है, फ़ोन, कपड़े, यहाँ तक कि टूथपेस्ट नहीं मिलेंगे। हमें चिकित्सीय आपातकालीन सामानों की आपूर्ति में कमी से जूझना पड़ सकता है और स्मृति चिन्हों और बेकार गुडी बैग के अंतरहीन उत्पादन में रोक लगेगी। कोरोना महामारी के कारण वर्ल्ड यानी विश्व अर्थव्यवस्था बदलने वाली। अगर यह मान लिया जाए कि अनिश्चित महामारी की पुनरावृत्ति नहीं होती, तब भी स्पष्ट है कि चीनी सरकार की अधिनायकवाद की नीति और पारदर्शिता की कमी दुनिया की चोट पहुंचाती रहेगी। आज कोविड-19 का संकट खड़ा हुआ, कल उनकी वित्तीय प्रणाली के संकट हो सकता है। यह स्पष्ट है कि लाभ के उद्देश्य सभी अंडों को एक ही टोकरी में रखने और 80% आपूर्ति श्रृंखला को चीन में स्थानांतरित करने का विचार अव्यवहारिक है। भारत में सिंथेटिक साड़ियों तथा अफ्रीका को प्लास्टिक की घरेलू वस्तु के चीन से होने वाले अंतर्हित निर्यात से स्थानीय अर्थव्यवस्था को बुरी तरह से बाधित कर दिया है। पिछले कुछ वर्षों से बहुत अधिक बेरोजगारी की स्थिति उत्पन्न हुई है। इस मौजूदा संकट के कारण संभवतः इसमें रोक लगेगी और स्थानीय तौर पर चीज़ों को बनाने का नया अवसर पैदा होगा। पांचवा दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र
संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप के मौजूदा वक्त को जगाने की घंटी के तौर पर लेना होगा और उन्हें गैर सैन्य संबंधी राष्ट्रीय सुरक्षा खतरों को दूर करने के लिए अधिक ध्यान देना होगा, जिसमें आवश्यक आपूर्ति श्रृंखला के लिए चीन पर बहुत अधिक निर्भरता भी शामिल है, जिसमें फार्मास्यूटिकल्स से लेकर हाई टेक गियर में उपयोग होने वाले रेयर अर्थ सामग्री भी आती है। अमेरिका में बेचे जाने वाली करीब 80% दवाइयाँ का उत्पादन चीन में किया जाता है। चीन कुछ महत्वपूर्ण दवाओं के सक्रिय संगठकों के लिए सबसे बड़ा और कई मामलों में एकमात्र वैश्विक आपूर्ति करता है। तो आप देख रहे हो दोस्तों, चीन अभी कहा जाता है पूरी दुनिया का कारखाना है। 80 यहाँ तक कि पूरे वर्ल्ड में 70 से 80% सामान चीन से ही जाता है। तो समझ लीजिए चीन देश पर कितने देशों का निर्भरता है। और अभी देखेंगे दोस्तों, हाल ही में जो किट वगैरह जो इंडिया भेजा गया था चीन की तरफ से, बहुत कितना घटिया किस्म का किट था, ये आप देख ही सकते हैं, जग जाहिर है। और वो मतलब समझिए, वो चीन जो है सभी देशों को जिस देश को पैसा की ज़रूरत होता है उस देश को पैसा का प्रलोभन दे करके और उस पर मतलब कर्ज इतना देकर उस देश को अपने पाले में ले लेता है चीन। तो कहने का मतलब कर्ज के बोझ तले उस देश को दबा देता है चीन। समझ लीजिए एक तरीके से चीन ऐसा देश है। अभी सभी देशों का चीन का विरोध खास करके बहुत से देशों का विरोध इस समय चीन के साथ बढ़ चुका है। हाईटेक बहुत से सामान मतलब कहीं 70-80% सामान अभी चीन से ही पूरी दुनिया को अति हो रहा है। तो अभी जो भी वैश्विक कंपनियां हैं वो धीरे धीरे अभी चीन से कुछ कंपनियां निकल रही है। अभी एप्पल कंपनी ने भी बोला है कि आईफोन 11 अब हम इंडिया के चेन्नई प्लांट में मैन्युफैक्चर करेंगे। देखिए दोस्तों, लेटेस्ट सी और देखिए आगे क्या क्या होता है। घातक वायरल के प्रकोप को सीमित करने के चीन के प्रयासों ने उन कारखानों को अपंग कर दिया जो कारों, इलेक्ट्रॉनिक्स से लेकर कपड़े और ग्रीटिंग कार्ड तक सब कुछ बनाते हैं। इसके परिणाम स्वरूप इस संकट ने हमें इस बात का स्मरण कराया कि यह विश्व घटकों द्वारा तैयार उत्पादों के स्रोत के रूप में किस हद तक चीन पर निर्भर। ऐसे में दुनिया के देशों को देश के रोजमर्रा के जीवन के चलाने के लिए आवश्यक और महत्वपूर्ण चीज़ों और दवाइयों का स्वदेशी तौर पर उत्पादन शुरू करने के बारे में गंभीरता से विचार करना चाहिए। भारत एक अधिक गतिशील और टिकाऊ दुनिया बनाने मदद करने के लिए बहुत अच्छी स्थिति में है। सूचना प्रौद्योगिकी सेवा, फार्मास्यूटिकल्स, जैव प्रौद्योगिकी, जैव और चिकित्सीय पर्यटन क्षेत्रों सहित अनेक सेवा क्षेत्रों में भारत प्रतिस्पर्धात्मक लाभ की स्थिति में है। भारत में बड़े उद्योग पर विकास की संभावना सिर्फ 35 साल पहले भारतीय और चीनी अर्थव्यवस्था का निर्यात एक समान था। बाजार के अनुकूल व्यापक सुधार के कारण इन वर्षों में चीनी अर्थव्यवस्था में काफ़ी बड़े पैमाने पर विकास हुआ है। भारत सरकार ने भी जो सामान बहुत सा जो चीन से आ रहा है उस पर टैक्स बढ़ा दिया गया है और भारत सरकार ने बहुत सी जो परियोजना जैसे रेल परियोजना, सड़क परियोजना जो था अभी दोस्तों उसको रद्द कर दिया है। अभी हीरो साइकिल का एक प्रोजेक्ट था चीन के साथ, उसको भी वहाँ के भारत की कंपनी ने रद्द कर दिया है। और ये भारत का जो बहुत सा घरेलू मोबाइल कंपनी था उस सबको प्रोत्साहन दिया गया है सरकार के द्वारा। वोकल फॉर लोकल प्रधानमंत्री के द्वारा ये कहा गया है, लोकल चीज़ों को बढ़ावा दीजिए। अगला देखिए दोस्तों, क्या भविष्य में टेक्नोलॉजी पर निर्भरता बेहद तेज़ी से बढ़ेगी? डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर मजबूती। कोरोना महामारी की वजह से लोगों को घर में काम करने के लिए अपने आप को ढालना पड़ रहा है। घर में रहते हुए बैठ के करना, शिक्षा हासिल करने, वर्कआउट करने और अन्य काम करने के लिए डिजिटल समाधान खोजने के लिए हम सबको सामूहिक प्रयत्न करने के लिए प्रेरित होना पड़ा है। इस कारण से कोविड-19 के बाद दुनिया में इन तौर तरीकों में से कुछ तौर तरीकों में जारी रहने की संभावनाएं दिख रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या आधारित औषधि विकास। जितनी शीघ्रता से हम कोरोना महामारी के इलाज के लिए प्रभावी सुरक्षित दवाई तथा कोरोना से बचाने वाले टीके का विकास कर लेंगे, उतना ही जल्दी इस महामारी पर काबू पाया जा सकेगा। दवाई के विकास में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक आदर्श सहयोगी साबित होगा। यह माननीय प्रयासों का पूरक बन सकेगा और उन प्रयासों को तेज कर सकेगा। हमारी वर्तमान परिस्थिति औषधि विकास में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद लेने के प्रभावी प्रयासों के बारे में अवगत कराएगी। टेलीमेडिसिन। हॉस्पिटल और हेल्थ सर्विस प्रोवाइडर के कार्यालय भीड़ भाड़ तथा लोगों की आवाजाही को कम करने के लिए कई हॉस्पिटल एवं चिकित्सा मरीजों को ये सलाह दे रहे हैं कि वे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही परामर्श लें। ये जरूरी था दोस्तों। हॉस्पिटल में आए दिन देखते होंगे बहुत सा भीड़ लगा हुआ है, डॉक्टर के पास टाइम नहीं है, मतलब पूरा व्यवस्था फैला हुआ है। सरकारी हॉस्पिटल में तो और भी बहुत बुरा स्थिति रहता है। तो ये बहुत ही क्रांतिकारी कदम है टेलीमेडिसिन। घर बैठे आप वीडियो कॉल के माध्यम से डॉक्टर से सलाह ले लीजिए, दवा लिख देगा, दवा मेडिसिन से मंगा। दवा भी आजकल तो आप ऑनलाइन ही मिल जाता है दोस्तों।
बहुत सा ऐसा ऐप है ऑनलाइन वगैरह, आप ऑर्डर कर दवा आपको घर पर ही बड़ा बड़ा शहर में पहुंचा दिया जाता है। खैर छोटे शहरों में अभी हमको नहीं लगता यह सुविधा होगी, बट ये टेली मेडिसिन का जो सुविधा है ये लोगों को, दूर दराज के लोगों को, जैसे गांव में जो रहते हैं, जो पहाड़ी क्षेत्रों में रहते हैं, उनके लिए बहुत ही लाभदायक होगा। उनको बहुत ही इससे लाभ मिलेगा। उनको पहाड़ से नीचे उतर करके नहीं जाना पड़ेगा डॉक्टर से मिलने के लिए, बशर्ते वहाँ पे नेटवर्क अच्छा होना चाहिए। अगला इसमें क्या है दोस्तों, कई तो इसे लागू भी कर रहे हैं। किसी डॉक्टर के यहाँ किसी हेल्थ केयर सेंटर जाने के बजाय रिमोट केयर की मदद से मरीजों को क्लिनिकल सेवा प्रदान की जा सकती है। कोविड-19 के पहले कई हेल्थ केयर प्रदाता रिमोट केयर के लेकर दुविधा में थे, लेकिन अब जब कई क्षेत्रों में सोशल डिस्टेंसिंग को अनिवार्य बना दिया गया, तब चिकित्सकों ने भी इसके प्रति दिलचस्पी बढ़ गई है। रोबोट पर बढ़ेगी निर्भरता, बढ़ेगी दोस्तों ऑटोमेटिक है, क्योंकि जान ही रहे भी दोस्तों कोरोना वायरस में जो डॉक्टर या मरीज, डॉक्टर जो रहते हैं और जो नर्स रहते हैं, जो कोरोना पेशेंट को इलाज करते हैं, आए दिन भी आप देख ही रहेंगे, उनके इलाज के चलते उन भी कोरोना से संक्रमित पाया जाता है। लास्ट में फलतः उनकी भी मृत्यु हो ही जाती है। बहुत से सिविल सर्जन भागलपुर, पटना, आपका हजारीबाग, रांची, बहुत उत्तर प्रदेश, बहुत से ऐसे डॉक्टर हैं जो कोरोना मरीज को इलाज के चलते वो भी संक्रमित होगा और उनका भी जीवन समाप्त हो गया। तो इसमें रोबोट का बहुत बड़ा योगदान होगा। रोबोट बार डॉक्टर कम ही जाएगा मरीज के पास, रोबोट ही जाकर के बार वहाँ पर कुछ भी पहुँचाएगा, खाना वगैरह, दवा वगैरह जो भी सब रोबोट ही पहुँचाएगा। तो इसमें रोबोट से बहुत ही लाभ मिलेगा दोस्तों। टेक्नोलॉजी का यहाँ पर बहुत ही बड़ा योगदान आप कहिए एक तरीके से भारत सरकार, और जो रोबोट एक DRDO एक रोबोट बनाया है भारत सरकार की जो एक कंपनी है DRDO, उन्होंने एक रोबोट बनाया है जो इसमें बहुत ही डॉक्टर और नर्स को इससे बहुत ही लाभ मिलेगा। देखिए इसमें क्या है दोस्तों, रोबोट को कोरोना का संक्रमण होने का खतरा नहीं होता है। रोबोट का उपयोग किराने के सामान पहुंचाने से लेकर हेल्थ केयर प्रणाली में महत्वपूर्ण कार्यों को अंजाम देने तथा किसी फैक्ट्री को चलाने जैसे कामों में हो सकता है। हाल ही में तो अहमदाबाद में भारत का ऐसा पहला रेस्टोरेंट खुला है। अहमदाबाद या बेंगलोर है दोस्तों, देख लीजिएगा। वहाँ की मतलब वहाँ वेटर नहीं रहता, वहाँ टोटल काम रोबोट के माध्यम से किया जाता है। खाना सर्व करना, खाना टेबल साफ़ करना, प्लेट धोना, टोटल लगभग 90% काम वहाँ रोबोट के माध्यम से ही किया जा रहा है। कंपनियां इस बात को स्वीकार करने लगी कि वर्तमान समय में रोबोट हमारी मदद कर सकता है तथा कोविड-19 के बाद दुनिया में तथा किसी भावी महामारी के दौरान रोबोट महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। ऑनलाइन शॉपिंग को बढ़ावा मिलेगा दोस्तों। लोग घरों से जाने से बच रहे हैं, तो बढ़िया घर बैठे उठे आप ऑर्डर कर दिए, सामान आपका घर पर आ जाएगा। खैर ये पहले भी था, लेकिन अब इसका चलन ज़्यादा बढ़ेगा, आप समझ ही रहे होंगे खुद। देखिए इसमें क्या है दोस्तों, खुदरा खरीदारी अधिक से अधिक ऑनलाइन होगी और ग्राहक सेवा संबंधी संवाद आभासी होगी। सामाजिक दूरी का मतलब कर्मचारी और ग्राहकों को भागीदारों के बीच आमने सामने की बातचीत में कमी आना है, और ऐसे में इलेक्ट्रॉनिक संवाद बढ़ेगा। जैसे कि घर से काम करने की प्रवृत्ति बढ़ रही है, वैसे में जब ये संकट खत्म हो जाएगा तब नई आदतें विकसित होगी और महामारी के पहले की दुनिया से अलग होगी। आमने सामने की महंगी लागत वाली बातचीत कम होगी, लेकिन अपेक्षाकृत कम खर्चीले इलेक्ट्रॉनिक इंटरैक्शन की प्रवृत्ति बढ़ जाएगी। सीखने पधारी क्षेत्र में कोविड-19 का वैश्विक प्रभाव। कोरोना वायरस महामारी ने दुनिया भर के लाखों लोगों के शिक्षित होने के तरीके में भी परिवर्तन कर दिया। 39 देशों में घोषित लागू किए गए लॉकडाउन के कारण स्कूल बंद हो गए, जिसके कारण 421 मिलियन से अधिक बच्चे प्रभावित हुए हैं। इसके अलावा अन्य 22 देशों में आंशिक स्थानीय कीर्ति बढ़ गई है। ऑनलाइन शिक्षा भी बढ़ता ही जा रहा है दोस्तों, लेकिन इससे एक नुकसान भी है, बच्चों की आंखों पर जोर पड़ रहा है दोस्तों। बहुत से राज्य सरकार ने, मध्य प्रदेश और कर्नाटक सरकार ने ऑनलाइन शिक्षा, राजस्थान सरकार और मध्य प्रदेश सरकार ने ऑनलाइन शिक्षा पर छोटे बच्चों के लिए प्रतिबंध लगा दे, ताकि उन बच्चे बार मोबाइल का और टैबलेट का स्क्रीन पर देखने पर उनके छोटे से नाजुक आँखों पर बहुत ही विपरीत प्रभाव पड़ता है। इसका कहीं न कहीं नुकसान भी है दोस्तों, इससे बच के ही रहना होगा। जितना ज़रूरत उतना ही यूज़ किया जाए, ज़्यादा ही बेटर होगा। संकट पर काबू पाने के उद्देश्य से लिए गए इन फैसलों के कारण लाखों छात्रों की अस्थायी तौर पर होम स्कूलिंग की परिस्थितियां उत्पन्न हुई है। खासतौर पर चीन, दक्षिण कोरिया, इटली और ईरान जैसे देशों में कोरोना वायरस के कारण सबसे अधिक प्रभावित देशों में शामिल इन परिवर्तन निश्चित रूप से असुविधा हुई, लेकिन उन्होंने शैक्षिक नवाचार के नए उदाहरण भी पेश किए हैं। इंटरैक्टिव ऐप के माध्यम से घर पर रहकर ही पढ़ाई वायरस के प्रसार को धीमा करने में मदद के लिए भारत से दुनिया के विभिन्न देशों के विभिन्न हिस्सों के छात्रों ने इंटरैक्टिव ऐप के माध्यम से घर पर रहकर ही पढ़ना और सीखना शुरू कर दिया है। 5G तकनीक के चीन, अमेरिका और जापान जैसे देशों अधिक प्रचलित हो जाने के बाद शिक्षार्थी और समाधान प्रदाता कभी भी किसी भी समय सीखने की डिजिटल शिक्षा की अवधारणा के खास स्वरूपों को अपनाने की दिशा में बढ़ जाएंगे। पारंपरिक इन पर्सन क्लासरूम लर्निंग के स्थान पर सीखने की नई विधियाँ स्थान लेंगी। लाइव प्रसारणों के लेकर शिक्षक प्रभावकों और तक और वर्चुअल रियलिटी अनुभवों तक शिक्षण एक ऐसी आदत बन जाएगी जो रोज़मर्रा की दिनचर्या सही जीवनशैली के साथ समायोजित होगी। ऑनलाइन शिक्षा का चलन बढ़ेगा दोस्तों। शिक्षक संघ के एवं गठबंधन विविध
हितधारकों के साथ आकार ले सकते हैं, जिसमें सरकार, प्रकाशक, शिक्षा पेशेवर, प्रौद्योगिकी प्रदाता और दूरसंचार नेटवर्क ऑपरेटर शामिल है, जो संकट के अस्थायी समाधान के रूप में डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग करने के लिए खास एक साथ और उभरते देशों जहां शिक्षा मुख्य रूप से सरकार के द्वारा प्रदान की गई है, यह भविष्य की शिक्षा के लिए एक प्रचलित और परिणामी प्रवृत्ति बन सकती है। यह महामारी या प्रत्याशित दुनिया में छात्रों को सूचित निर्णय लेने, किसी समस्या को रचनात्मक तरीके से हल करने और सबसे महत्वपूर्ण अनुकूलनशीलता जैसे कौशल सीखने की आवश्यकता के प्रति हमारा ध्यान आकर्षित करने के एक मौके के तौर पर भी आई है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि ये कौशल सभी छात्रों के लिए प्राथमिक बने, हमारे शैक्षिक प्रणालियों में लचीलेपन को विकसित किया जाना चाहिए। कोविड-19 महामारी के बाद क्या स्वास्थ्य सुविधाएं जनता के लिए बड़ा मुद्दा बनेगी? जरूर बनेगी दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों। आजकल दोस्तों जो भी नेता लोग आते हैं चुनाव को पहले आते हैं, बस चुनाव भर नज़र आते हैं, उसके बाद तो भारत के जीडीपी आप देखते ही दोस्तों अन्य देशों की अपेक्षा मात्र 1 से लेकर 2% के बीच में है जीडीपी स्वास्थ्य के क्षेत्र में टोटल जीडीपी का, जो कि बहुत ही कम है दोस्तों विकसित देशों के अपेक्षा। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भारत सरकार को जीडीपी बढ़ाना पड़ेगा, राज्य सरकार को भी मिल के काम करना पड़ेगा। स्वास्थ्य बहुत ही ज़रूरत है दोस्तों आज के देश में। इसमें सरकार की जो योजनाएं हैं दोस्तों, जो भारत सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया 5 लाख रुपए तक जो इलाज कर सकते हैं, वो दोस्तों इस समय इस वायरस के समय मील का पत्थर साबित हो रहा है गरीब लोग जिनका रोज़गार जा चुका है दोस्तों। इसमें देखिए दोस्तों क्या है, कोविड-19 महामारी के बाद क्या स्वास्थ्य सुविधाएं जनता के लिए बड़ा मुद्दा बनेगी। लिबरलाइजेशन के दौर में पूरे वर्ल्ड की सरकारों ने जिस क्षेत्रों को सबसे अधिक प्राइवेट क्षेत्र के हवाले छोड़ा है उसमें स्वास्थ्य प्रमुख है। भारत में भी यही हुआ। इस दौर में केंद्र में चाहे जिस भी पार्टी की सरकार बनी हो, सबने स्वास्थ्य के निजी क्षेत्र के हवाले छोड़ने की नीति को आगे बढ़ाया। राज्य सरकार ने ऐसा भी ही किया। इससे देश के स्वास्थ्य सेवाओं का ढांचा पूरी तरह से चरमरा गया है। गाँव में जो सरकारी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र काम करते थे उनमें अधिकांश इस वक्त बहुत बुरी हालत में, कुछ अस्पतालों को छोड़ दे तो अधिकांश शहरी अस्पतालों भी बुनियादी ढांचे के अभाव का सामना कर यहाँ निजी अस्पतालों की दबदबा है। आने वाले समय में जो चुनाव होंगे उनमें सभी पार्टियों से लोग यही उम्मीद करते हैं कि स्वास्थ्य सेवाओं के लेकर एक स्पष्ट रणनीति सुझाए। इसका मतलब यह हुआ कि स्वास्थ्य सुविधाएं आने वाले समय में एक चुनाव मुद्दा बन सकती है। ऐसी स्थिति में लोगों को स्वास्थ्य को निजी क्षेत्र के अस्पतालों, निजी इंश्योरेंस कंपनी के हवाले छोड़ने की जो लोक नीति चल रही थी उसमें स्वाभाविक तौर पर बदलाव होगा और स्वास्थ्य क्षेत्र में सरकार की भूमिका बढ़ाने की ठोस कोशिश दिख सकती है। इसमें दोस्तों जनता का बहुत बड़ा सहयोग चाहिए। जनता के बिना ये तो होने वाले नहीं है। नेता लोग आते हैं, चुनाव से पहले आते हैं, तरह तरह के वादे करते हैं, उसके बाद फिर गुम हो जाते हैं, उसके बाद फिर नज़र नहीं आते हैं। इसमें जनता का सबसे बड़ा योगदान होगा। वो चाहते हैं कि स्वास्थ्य क्षेत्र अगर जनता चाह लेगी तभी सुधर जाएगा। कोविड-19 के दौरान वैश्विक नेतृत्व का अभाव। वैश्विक नेतृत्व इसमें देखिए दोस्तों अमेरिकियों के लिए कह रहा है। तो ये जो पहले जो अमेरिका था, अमेरिका के एक तरीके से समझ ली पूरे देश पर हुकूमत था। अमेरिका को पूरे देश के बाद अमेरिका की बातों को पूरे देश को मानना पड़ता था पहले, लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा है। एक तरफ चीन अपनी जो नीति है उसको मौजूद करने में लगा हुआ है, अपनी विस्तारवादी की नीति जो उसको बढ़ाने में लगा हुआ है, अपने जीडीपी को बढ़ाने पर लगा हुआ है, देश को अपने कब्जे में लेने का लोन के माध्यम से, मतलब अपने कब्जे में अपने बस में लेने के प्रयास में लगा रहता है। 80 से 90% सामानों का उत्पादन चीन ही करता है। चीन को पूरी दुनिया का फैक्ट्री कहा जाता है। दूसरा वो ऐप के माध्यम से जासूसी करने का भी कोशिश करता है। इसमें कई से पॉइंट है दोस्तों। इसमें देखिए क्या है, मानवता के इस महासंकट के समय सबसे बड़ी कमी जो हमें दिख रही है कि जो किसी वैश्विक नेतृत्व का अभाव। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है जिस पर अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा कि उनकी लापरवाही के कारण ये वायरस का समय से हमको पता नहीं चला। चीन ने उनके जो हेड हैं उनको पैसा देकर उनको अपने वश में कर लिया, जिसके कारण उन्होंने वायरस के बारे में बताया नहीं दुनिया को, और समय से बता दिए होते तो वायरस इतना फैलता नहीं। तो इसमें कोई मतलब एक जो होता है नेतृत्व होना चाहिए, वो नेतृत्व का अभाव तो स्पष्ट रूप से नज़र आ रहा है दोस्तों। यह भी वैश्विक नेतृत्व का अभाव जिसके न होने के कारण हम कोरोना वायरस के प्रकोप को बढ़ने से नहीं रोक सके। यह बात एकमात्र साफ कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का नेतृत्व पूरी तरह से असफल रहा है। इस महामारी पर पर्दा डालने की चीन की कोशिश में अगर बराबर का आपराधिक साझेदार भी नहीं भी रहा तो कम से कम उसकी अनदेखी जरूर की थी। संयुक्त राष्ट्र भी इस संकट के समय दुनिया के नेतृत्व देने में सफल रहा। इस महामारी से उपजे संकट के प्रति तमाम देशों के बीच सहयोग और समन्वय स्थापित करने के संयुक्त राष्ट्र महासचिव की प्रतिक्रिया बेहद धीमी रही है। ऐसा लगता है कि महासचिव एंटोनियो गुटेरेस अपनी सभी सांगठनिक जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ लिया। संयुक्त राष्ट्र ने कई देशों ने तो अपने दूतावास बंद कर लिए, वहीं अन्य ने अपने राजनयिकों की संख्या बहुत कम कर दी। ये ऐसे समय पर हो रहा है जब दुनिया इस संकट से उबरने के लिए वैश्विक नेतृत्व की सख्त आवश्यकता है। अब अगर इस महासंकट के समय भी संयुक्त राष्ट्र विश्व परिदृश्य पर अनुपस्थित रह रहा तो ये सवाल उठना बिल्कुल उचित है। क्या संयुक्त राष्ट्र विश्व की चुनौतियों का समाधान देने में सक्षम है?
क्या अब इसके चलते रहने देना चाहिए? कोरोना वायरस महामारी के बाद क्या वैश्वीकरण पर संरक्षणवाद हावी होगा? और जरूर होगा दोस्तों। देखिए इसमें क्या है, कोरोना महामारी और मंदी के बोझ तले दबी दुनिया संरक्षणवाद तथा राष्ट्रवाद की तमाम धारणाओं को बल मिलने का आसार दिखने लगे दोस्तों। देखिए रहे अमेरिकियों के लिए तो एक तरीके से मैसेज तो यही जाता है कि आप अपने लोगों के लिए ग्लोबलाइजेशन का इससे जो 1991 में बना तो उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा दोस्तों। जो GDP का है दोस्तों, वर्ल्ड जो GDP है वो भी कहीं ना कहीं नुकसान होगा, रोज़गार का किल्लत भी हो सकता है दोस्तों। आप देखिए इसमें क्या क्या होता है। कोरोना महामारी और ब्रेक्जिट जो हुआ था दोस्तों, वहाँ भी इसी तरह की बातें थी। संरक्षणवाद कहीं ना कहीं वहाँ भी पनप रहा है दोस्तों धीरे धीरे। कोरोना महामारी और मंदी के बोझ तले दुनिया में संरक्षणवाद तथा राष्ट्रवाद तरह की तमाम धारणाओं को और बल मिलने के आसार दिखने लगे हैं। मौजूदा हालात में जब दुनिया भर के देश अपने लोगों को महामारी से बचाने के साथ अपनी टूटती अर्थव्यवस्था से जूझ रहे हैं, भूख और बेरोजगारी का खतरा केवल गरीब ही नहीं मध्यम वर्ग के सामने मुंह बाएं खड़ी है तथा तब संभलने और संभालने की कोशिश बहुत सारे देश अंतर्राष्ट्रीय नियम और व्यवस्थाओं को मानने से मुकरने लगे और समानता संतुलन की अवधारणाओं की जगह संरक्षणवाद ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाए तो तज्जुब की बात नहीं है। अगला है दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी का EOI कॉन्सेप्ट। PM नरेंद्र मोदी ने पिछले दिनों लिक्विड्स पर लिखे गए एक आर्टिकल में कहा था जिस तरह अंग्रेजी के शब्दों में वॉवेल ए या यो का खास महत्व होता है, इसी तरह कोरोना के बाद जिंदगी में इन शब्दों का जुड़े अर्थों का विशेष महत्व होगा। इसमें है अनुकूलता, एडेप्टेबिलिटी, समय की मांग है, ऐसी बिजनेस और लाइफ स्टाइल पर लिखे थी। समय की मांग है कि ऐसे बिजनेस और लाइफ स्टाइल मॉडल को अपनाया जाए जिनके साथ आसानी से तारतम्य में बैठाया जा सके। ऐसा करके हम अपने बिजनेस को भी सुरक्षित रख सकते हैं और ज़िंदगियों को भी संकट के इस घड़ी में बचा सकेंगे। डिजिटल पेमेंट इस कड़ी में उत्तम उदाहरण हो सकता है। बड़े या छोटे दुकानदार को डिजिटल टूल्स में निवेश करना चाहिए जिससे व्यापार करने में बाधा नहीं आएगी। भारत में पहले से डिजिटल ट्रांजैक्शन बढ़ोतरी देखने को मिली है। इस तरह की टेलीमेडिसिन का भी उदाहरण ले सकते हैं। इसमें बिना क्लिनिक के अस्पताल जाए हम डॉक्टर से परामर्श ले सकते हैं। ये भी भविष्य के लिए अच्छा संकेत है। क्षमता, एफिशिएंसी, इसके अर्थ के बारे में नई तरह से विचार करना होगा। क्षमता से आशय सिर्फ यही नहीं हो सकता कि हमने ऑफिस में कितना समय दिया। हमको इस मॉडल पर विचार करना चाहिए जहां प्रयासों की जगह उत्पादकता और क्षमता पर ज़्यादा तरजीह दी जाए। समावेशी, इंक्लूसिविटी, ऐसे बिजनेस मॉडल को विकसित करना होगा जिसमें गरीबों को देखभाल के साथ धरती की सुरक्षा का भी भाव निहित हो। जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर हमने बड़ी प्रगति की। धरती माँ ने दिखाया कि यदि इंसानी गतिविधियों को कम से कम हो तो ज़्यादा से ज़्यादा पुष्पित प्लावित होंगे। लिहाजा ऐसी टेक्नोलॉजी का भविष्य हो जो धरती पर हमारे प्रभाव को कमतर कर सके। आप देखिए होंगे दोस्तों, गंगा नदी गंगा नदी को साफ़ करने के लिए कई सौ करोड़ रुपया खर्च किया गया। जो सरकार आई करोड़ों रुपया खर्च किए लेकिन फिर भी गंगा नदी साफ़ नहीं हुआ। आज देखिए दोस्तों, इतना लॉकडाउन हुआ, लोगों का आवागमन कम हुआ, लोग घरों में बंद हुए, गंगा नदी ऑटोमेटिक साफ़ हो गया। हाल ही में दोस्तों बिहार के किशनगंज से हिमालय पर्वत दिखाई देने लगा था। किशनगंज या कोई ज़िला था दोस्तों, में एग्जैक्ट हमको याद नहीं है, लेकिन सोचिए प्रदूषण हटा, गाड़ी नहीं चलने से प्रदूषण साफ़ हुआ। वहाँ से कई सौ वर्षों के बाद वहाँ से मतलब हिमालय पर्वत दिखाई दे सकता है। कांट इमेजिन, आप देख सकते हैं दोस्तों वायुमंडल कितना साफ़ हो गया है, पर्यावरण प्रकृति कितनी साफ़ हो गई है। दिल्ली में जो इतना प्रदूषण रहता तो प्रदूषण सांस लेने लायक ऑक्सीजन नहीं था, हवा था दिल्ली का, इतना प्रदूषित हवा था। लोग सब घरों में मशीन लगा के रखे हुए थे। आज देखिए दिल्ली का हवा कितना साफ़ हो गया है। तो कहीं ना कहीं इसका लाभ हुआ है दोस्तों। प्रकृति को तो कहीं ना कहीं इसका लाभ मिला है। इंसानी गतिविधि कम हुई तो प्रकृति को भी इसका लाभ मिला है। अगला दोस्तों, अवसर, अपॉर्चुनिटी। हर संकट अपने साथ अवसर भी लेकर आता है। कोरोना वायरस इतर नहीं है। ऐसे में हमको नए अवसरों, विकास को नए क्षेत्रों के बारे में आकलन करना होगा। अपने लोगों को अपनी योग्यता और अपनी क्षमताओं के आधार पर ऐसा किया जा सकता है। ऐसे में कोरोना के बाद दुनिया भारत अग्रणी भूमिका में नजर आ सकता है। सार्वभौमिकता, यूनिवर्सल। कोरोना वायरस जो नस्ल, धर्म, जाति, समुदाय, भाषा और बॉर्डर नहीं देखती। ऐसे में हमारा व्यवहार प्रमुख रूप से एकता और भाईचारे की भावना से निहित होना चाहिए। तो कैसा लगा दोस्तों, ज़रूर आप बताइएगा दोस्तों। और अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों, कमेंट कीजिएगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलूँगा। तब तक आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए दोस्तों।